आइए आज के सेशन में एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो रिलेटेड है हीट कैपेसिटी एट डिफरेंट कंडीशंस। हीट कैपेसिटी को डिफरेंट कंडीशंस में स्टडी हम कैसे करेंगे, आखिर क्या जरूरत पड़ी कि हीट कैपेसिटी को हम डिफरेंट कंडीशंस में स्टडी करते हैं। इसका कारण ये है कि हीट कैपेसिटी स्टेट फंक्शन नहीं है। स्टेट फंक्शन नहीं होने के कारण वो डिपेंड करता है प्रोसेसेस पर कि किस प्रोसेस के द्वारा हम हीट कैपेसिटी को प्रोसीड कर रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं, जिसके आधार पर हम दो टाइप्स का हीट कैपेसिटी का स्टडी करेंगे। द फर्स्ट वन इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड सेकंड वन इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आइए सबसे पहले हम ये देखें कि हीट कैपेसिटी को हम इन दो प्रोसेसेस में क्यों स्टडी करते हैं। आइए इसको देखें। इसमें भी पॉइंट वाइज नंबर 1 पॉइंट, both heat and heat capacities are, यहां कैपेसिटी ही लिखा जाए बेटर है, कैपेसिटी आर नॉट स्टेट फंक्शंस। हीट भी स्टेट फंक्शन नहीं है और हीट कैपेसिटी भी स्टेट फंक्शन नहीं है। इसलिए ये जरूरी है ये स्पेसिफाई करना, ये इंडिकेट करना कि ये किस प्रोसेस के थ्रू हीट कैपेसिटी में टेम्परेचर का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हेंस इट इज necessary to specify the processes। चूंकि हीट कैपेसिटी स्टेट फंक्शन नहीं है तो इसलिए जरूरी हो जाता है ये स्पेसिफाई करना कि किसके द्वारा टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है। हम जानते हैं कि हीट कैपेसिटी टेम्परेचर इंक्रीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, प्रोसेसेस स्पेसिफाई द प्रोसेस थ्रू विच द टेम्परेचर राइजिंग, किस प्रोसेस के द्वारा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो इसके आधार पर सेकेंड पॉइंट में देखें, डिपेंडिंग अपॉन द nature of processes, प्रोसेस के नेचर के आधार पर हीट कैपेसिटी को हम दो पार्ट में स्टडी करते हैं। द फर्स्ट वन इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड सेकंड वन इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। आइए देखते हैं। Depending upon the nature of processes, it is better to study heat capacity into two parts. The first one is
heat capacity at constant pressure, and the second one is heat capacity at constant वॉल्यूम। ठीक है, हम इसको जेनरली रिप्रेजेंट करते हैं Cp से, एंड दिस इज जेनरली रिप्रेजेंटेड बाय Cp। तो ये Cp Cv क्या है और इनका एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड क्या होगा? बेटर होगा कि इसको भी कॉम्पैरेटिव वे में हम लोग देखें। इसको आप लिख लो, तो मैं इसको साफ। आइए अब देखते हैं ये कैपेसिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिफाइन करते हैं Q इज इक्वल टू C मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा T, और C इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा T। जहां C इज द हीट कैपेसिटी, C हीट कैपेसिटी है। अब इस हीट कैपेसिटी को जैसा कि हम बता चुके हैं, दो पार्ट में स्टडी करेंगे। द फर्स्ट वन, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CV से, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या होता है देखें, कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या होता है? नो चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज डेल्टा V इज इक्वल टू 0। अब जब वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा तो कोई वर्क डन भी नहीं होगा, बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, देन नो वर्क डन, दैट इज W इज इक्वल टू 0। अब देखें, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से हम क्या जानते हैं? Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W एंड डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। यहां डेल्टा V का वैल्यू है 0, तो हमारा Q विल बी इक्वल टू डेल्टा U। जो एब्जॉर्ब्ड अमाउंट ऑफ हीट है वो इक्वल होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी के, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया है हमने, तो जो भी हीट हम देंगे वो हीट सिस्टम के टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। ठीक है, अब देखें यहां हीट कैपेसिटी के डेफिनेशन से क्या हमें मिल रहा है। यहां Q का वैल्यू आ गया डेल्टा U। ठीक है, देन फ्रॉम expression of heat capacity C, यहां कांस्टेंट वैल्यू वॉल्यूम पर है तो इसको हम CV लिखते हैं, तो CV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q के बदले हम रखें डेल्टा U बाई डेल्टा T।
इसको अगर डिफरेंशिएटेड फॉर्म में हम लें तो इट विल बी गिवन एज du by dt at constant volume. It can also be written like this. अब इस इक्वेशन से हम क्या देख रहे हैं? यहां देख रहे हैं कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कैन बी डिफाइंड एज the rate of change of internal energy with respect to temperature at constant volume. ठीक है, हम क्या डिफाइन करेंगे फिर कि the rate of change of internal energy with respect to temperature at constant pressure at constant volume gives the measure of heat capacity at constant वॉल्यूम. इसको हम लिख सकते हैं thus the rate of change of internal energy with respect to temperature will give the measure of heat capacity at constant volume. कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वही हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को मेजर करता है. ठीक है, अब इसके सेकेंड पार्ट की ओर आए, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी at constant pressure. Heat capacity at constant pressure generally denoted by Cp. तो जब भी कांस्टेंट प्रेशर की हम बात करते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर में सिस्टम की जब भी हम हीट देते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी तो इंक्रीज होती ही है, इसके अलावा चेंज इन वॉल्यूम होता है, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. चेंज इन वॉल्यूम होगा तो चेंज इन वॉल्यूम होने से इस प्रोसेस में कुछ वर्क डन भी होता है. तो यहां पर जो हीट एब्सॉर्ब्ड होगा वो इक्वल होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी अलोंग विथ सम वर्क डन. ठीक है, तो आइए देखते हैं. यहां क्या होगा? नंबर 1 पॉइंट, एट कांस्टेंट प्रेशर. कांस्टेंट प्रेशर में हमारे सामने क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं? along with the increase in internal energy, इंटरनल एनर्जी के इंक्रीज के साथ साथ along with increase in internal energy there is also doing of some work done. क्यों? Due to change in वॉल्यूम. यहां पर इंटरनल एनर्जी में तो चेंज होता है ही है. जब हम
कांस्टेंट प्रेशर पर हीट डालते हैं तो इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है, उसके साथ साथ कुछ वर्क डन भी होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम क्या लिख सकते हैं? देन फ्रॉम फर्स्ट लॉ क्या लिख सकते हैं? Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है। चेंज इन वॉल्यूम के चलते कुछ वर्क डन हो रहा है और प्रेशर यहां कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमारा Q का वैल्यू आ गया U प्लस P डेल्टा V। दिस इज इक्वेशन 1। तो अब देखें हीट कैपेसिटी के डिफिनीशन से सेकेंड पॉइंट में, देन फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ हीट कैपेसिटी वी हैव, हीट कैपेसिटी के एक्सप्रेशन से क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू dQ बाई dt। कांस्टेंट प्रेशर पर लिए हैं तो यहां हम Cp कर दें एंड इट इज ऑल्सो एट कांस्टेंट प्रेशर। तो Q के बदले हम क्या लिख सकते हैं? यहां फाइनाइट चेंज के लिए हमने ये लिखा है, इसको डिफरेंशिएटेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? du बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस P कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में dv बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको हम लिखें इक्वेशन 2। अब देखें यहां ध्यान से u प्लस पी भी, u प्लस पी भी किसके एक्सप्रेशन में है? आप थोड़ा सा मेमोराइज करें तो u प्लस पी भी एक्सप्रेशन में है एंथैल्पी के। आइए देखते हैं एंथैल्पी का एक्सप्रेशन क्या है। थर्ड पॉइंट, फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ एंथैल्पी क्या होता है? H इज इक्वल टू U प्लस पी भी। ये एंथैल्पी का एक्सप्रेशन है। अगर इसको, इट इज इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को यहां देखें U है, इसको अगर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर दें तो वी विल बी गेटिंग du बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर। टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर दें एट कांस्टेंट प्रेशर तो वी विल बी गेटिंग du बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर। और यहां प्रेशर कांस्टेंट है तो हमें मिलेगा dv बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो यहां लिखें डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 with respect to temperature at constant pressure क्या हो जाएगा? देखें dH by dt at constant pressure is equal to du by dt at constant pressure plus P dV by dt at constant pressure। इतना हमें आया, इसको हम सिंप्लिसिटी के लिए इक्वेशन 4 कहें। अब आप थोड़ा कंपेयर करो, अब कंपेयर करें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को कंपेयर करें तो दिस मच क्वांटिटी कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में है पॉइंट, हम इसको सिंपल बनाने के लिए कर रहे हैं ये समझ के कि आज भी अगर किसी बच्चे ने पढ़ना शुरू किया है थर्मोडायनेमिक्स,
आज समझना शुरू किया है वो भी समझ सके, इसलिए हम सबको पॉइंट वाइज यहां डिस्कस कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट में कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 4। इक्वेशन 2 और 4 को कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं Cp इज इक्वल टू del H by del T at constant pressure। इट इज इक्वेशन 5। Cp के बदले हम इतना लिख सकते हैं। इसका मतलब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज द मेजर ऑफ rate of change of enthalpy with respect to temperature at constant pressure। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 the rate of change of enthalpy। देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर gives the measure of heat capacity at constant pressure। ठीक है, मेरे समझ से सभी बातें क्लियर होंगी। आइए एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लें इन पूरी बातों का। हमारे पास है हीट कैपेसिटी। We have heat capacity at different situations and heat capacity is represented by Q is equal to C into delta T and heat capacity is expressed as C is equal to Q by delta T। अब हीट कैपेसिटी का स्टडी हम दो पार्ट में कर सकते हैं। The first one is heat capacity at constant pressure and second one is heat capacity at constant volume। It is represented by Cv and this one is represented by Cp। अब देखें यहां कांस्टेंट वॉल्यूम पर देखें। जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है। इसका मतलब डेल्टा V का वैल्यू 0 हो जाता है, जिससे कोई वर्क डन नहीं होता है। वर्क डन नहीं होने से जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है उसमें Q का वैल्यू इक्वल हो जाता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। जब चेंज इन वॉल्यूम नहीं होगा तो क्या होगा, जो भी हम हीट सप्लाई करेंगे दैट विल बी फाइनली यूटिलाइज्ड इन द रेजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी चेंज करने में होता है। तो अब Q इक्वल्स हो जाता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। तो अब इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे Q के बदले, तो क्या हो जाएगा Cv। V मींस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये मेजर करेगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर जब फाइनाइट चेंज हो, और जब स्लाइट स्मॉल चेंज हो दैट इज गिवन बाय du by dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इससे क्या मेजरमेंट, क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलता है कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल गिव द मेजर ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको हमने यहां लिख दिया है चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू temperature will give the measure of heat capacity at constant volume। जबकि कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो कांस्टेंट प्रेशर में इंटरनल एनर्जी तो बढ़ता ही है। along with the increase in internal energy there is also doing of some work done due to change in
वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर पर चेंज इन वॉल्यूम होता है। चेंज इन वॉल्यूम होने से क्या हुआ, कुछ वर्क डन होता है। तो वर्क डन होने की स्थिति में क्या, फर्स्ट लॉ से क्या देखते हैं, Q इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू, और क्योंकि वॉल्यूम में चेंज हुआ दैट इज रिप्लेस्ड बाय डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, तो हमारा Q का वैल्यू आया डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब हीट कैपेसिटी में C इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी के बदले हमने क्या रखा, dq बाई dt। तो dq का वैल्यू यहां पुट कर दिया, वैल्यू पुट करने से हमें आया du बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर, प्लस कांस्टेंट प्रेशर तो कांस्टेंट है, देन dv बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखिए ये जो टर्म्स हैं इनको हम किससे डेराइव कर सकते हैं, ऑब्वियसली इसको एंथैल्पी से डेराइव कर सकते हैं। तो एंथैल्पी के इस एक्सप्रेशन को हम टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पर, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलता है। अब इस एक्सप्रेशन के बदले यहां पर जो Cp का वैल्यू हमें आया है, इस Cp के वैल्यू के बदले हम लिख सकते हैं dH by dt एट कांस्टेंट प्रेशर। एंड फाइनली हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी लाइक दिस। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ये मेजर करता है एंथैल्पी का विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे मटेरियल के साथ। ओके, थैंक्स टू ऑल।